नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस में आज सेट नंबर कौन सा दोस्तों? 11। कौन सा? 11। अब इसके पहले 10 पढ़ा चुके हैं ना, तो आप लोग अगर वो नहीं देखें तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। और जो भी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये जान लीजिए सब एसएससी जीडी 2021, 19, 2016 यूपीएसआई 2021 में जो यूपीएसआई पूछा गया था, जो एमटीएस में जो उत्तर प्रदेश पुलिस लेवल का जो मैथ बन सकता है, और जो स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन, जो टेक्निकल टाइप क्वेश्चन, ये नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठा लो, जो टेक्निकल टाइप क्वेश्चन, जो बढ़िया क्वेश्चन है वही सब आपको बताया जाएगा। हाँ, थोड़ा क्लासेज रेगुलर नहीं पढ़ पानी, इसलिए थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया है, तो आप घबराइएगा मत, बहुत जल्दी सब समाधान हो जाएगा। मंडे से आपको रेगुलर चारों क्लासें मिलेगी। मैथ की क्लास मिलेगी 9 बजे, और रीजनिंग की क्लास मिलेगी 8 बजे, और स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की क्लास मिलेगी दोस्तों सुबह 8 बजे ना, और ये दोनों शाम को। और हिंदी की क्लास मिलेगी आपको 7 बजे, और इंग्लिश की क्लास मिलेगी दोस्तों 9:45 डेली इंग्लिश की क्लास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, टाइम ना वेस्ट किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा उनके वर्गों का योगफल 289 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। दो संख्याएं, हम संख्याएं का मान लें दोस्तों, ए और बी मान लें। का मान लें? ए और बी। हम कह सकते हैं ए इंटू बी बराबर कितने के? ए इंटू बी बराबर कितने के? 120 के। हाँ, समझिएगा। देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। दो संख्याओं का जो गुणनफल है कितना? 120 है। मतलब ए इंटू बी बराबर 120 तथा उनके वर्गों का योगफल, मतलब हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितने के? 289 के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289 के। अब कुछ याद आया आपको? किस पर किस पर सेट होगा? फार्मूला सुने हो आप लोग? नहीं, अरे आप लोग नहीं पता होगा, सुपरवाइजरी क्लासेस के छात्र हो, आपको सब पता होगा। अरे एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, ए स्क्वायर यही है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है बालक? देखिएगा, फार्मूला होता है एक दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी पर हम वैल्यू पुट करा देंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो बिना फार्मूलक लगाओगे तब आप जीटीओ मेथड लगाना पड़ेगा। कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा दोस्तों? जीटीओ मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फार्मूला पता है दोस्तों, वैल्यू पुट करा दोगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। तुरंत मतलब तत्काल आंसर आ जाएगा। अब बात समझिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितने? 289 के। तो यहाँ देखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह हम क्या लिख सकते हैं? 289। और प्लस ए का है दोस्तों 2ab, 2 इंटू ए बी की जगह देखिएगा ए इंटू बी बराबर कितने के? 120 के। अब समझिएगा, या तो हम देखिएगा ई का है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब इधर स्क्वायर है तो इधर लाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? कड़ी हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, ये तो आपको पता होगा। अब देखिएगा 289, ए कितना? 120, ए कितना? 2, 120 दूना कितना होता है? 240। अब 240 जब इसमें प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 529 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी बराबर अंडर रूट कितने के? 529 के। समझ आए? 529 कहा है, इसका गुणा करा दोगे 240 होगा, 240 और प्लस 289, 529 आ जाएगा। अभी अंडर रूट कैसे लग गया बालक? अंडर रूट देखिए, इधर का है वर्ग है, इधर आ जाएगा दोस्तों वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, इधर घर रहेगा, इधर आएगा घनमूल बन जाएगा। मतलब जो पक्षांतर होता है जस्ट अपोजिट जाता है। जैसे प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस जाएगा, गुणा है तो भाग जाएगा, भाग है तो गुणा आ जाएगा, जस्ट अपोजिट होता है। सही है, जस्ट विपरीत होता है। अब बात समझिएगा, अब एक इसका देखिए, यहाँ से निकालो, का निकल का है दोस्तों? 23 निकल का आएगा, 23। ये का है? 23 का वर्ग है, 23। मतलब आप कह सकते हो ए प्लस बी बराबर कितने के? 23 के। दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा दोस्तों? 23 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही सवाल ये पूछा कहाँ गया था? यूपीएसआई में, और 2016 में पूछा गया था। अब यही सब सवाल जो है आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में यही रिपीटेड करेंगे।
सही है ना। जो यूपीएसआई में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया, एसएससी सीजीएल के 2016-17 में जो सवाल पूछे गए हैं जो थोड़ा अच्छे लेवल के हैं, वही उत्तर प्रदेश पुलिस में डाल देगा। क्योंकि दोस्तों इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, इतना भीड़ है, थोड़ा जो पेपर अब जो पेपर बनेगा 2023 में थोड़ा मॉडरेट टाइप रहेगा, एकदम हल्का नहीं रहेगा, जितना लोग सोच रहे हैं उतना नहीं रहेगा, हाँ रहेगा, लेकिन क्योंकि अब तैयारी जो है बच्चों इतना जोरों शोरों कर रहे हैं तो पेपर हल्का बनाएंगे तो मेरिट ज़्यादा जाएगी, इसीलिए पेपर वो लोग मॉडरेट बनाते हैं, मतलब थोड़ा टफ बनाते हैं। आप लोग जानते होंगे मेरिट हमेशा सदियों से उतना ही जा रहा है, और पेपर जो है देखिएगा पेपर के लेवल का होते जा रहा है दोस्तों, टफ होते जा रहा है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि यम संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिएगा औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। ठीक है बालक, औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा नंबर, पता होगा आपको औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, अगर m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो योगफल कितना हो जाएगा, बात समझिएगा। जो योगफल हो जाएगा, योगफल का हो जाएगा नंबर में एवरेज का गुणा करा दो या एवरेज में नंबर का गुणा करा दो, योगफल निकल कर आ जाएगा, तो m इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका योगफल कितना हो जाएगा, n टू m स्क्वायर हो जाएगा, n टू m स्क्वायर हो जाएगा। एक कहा है दोस्तों, दोनों का योगफल हो गया। अब आपको पता होगा, यहां लिख दे रहे हैं, औसत बराबर होता है योगफल बटा का नंबर, औसत बराबर का होता है योगफल बटा नंबर होता है। ठीक है, तो अब योगफल औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है। अब कहा गया m प्लस n, मतलब m प्लस n का मतलब दोनों संख्या पहली दूसरी संख्या का औसत बताना है, तो औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता ही है। तो औसत हमें निकालना है m प्लस n का, तो औसत बराबर, अब इसका योग करोगे, योग करो क्या लिखोगे, देखिएगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बटा m प्लस n। इस बात से सहमत हो आप लोग, सही है, इस बात से सहमत हो। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें कॉमन ले लीजिए। अब इसमें अगर हम दोस्तों कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन होगा, m प्लस n कॉमन ले लें, m प्लस n कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक बचा कितना, n कोष्टक बचेगा और बटा कितना m प्लस n। हाँ समझ में आया। अब m प्लस n कैंसिल हो गया तो आया कितना दोस्तों, n, यही आपका एवरेज हो गया। तो दोनों संख्याओं का औसत कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, mn होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था, एसएससी जीडी 2021। अभी कहा है ना, टाइपर महोदय चले गए हैं घर पे, और हमारे बीएल सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं और हिंदी पढ़ाते हैं वही टाइप करते हैं। उनके पास लोड ज़्यादा हो गया, टाइप कराते हैं, एडिट करते हैं, प्लस अपलोड करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो बहुत व्यस्तता है, इसलिए मेंशन नहीं कर पाए। मंडे से वो रिटर्न आ जाएंगे तब मेंशन करेंगे। ठीक है बालक, चलिए तब रीजनिंग की क्लास पढ़ेगी, अभी फिलहाल में सिर्फ मैथ की क्लास पढ़ पा रही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बहुत प्यारा सवाल है क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए, जब एक संख्या को 120 बढ़ाया जाता है, का बालक, जब एक संख्या को 120 बढ़ाया जाता है तो यह संख्या स्वयं की 130% बन जाती है, तो वह संख्या क्या है। बात समझिएगा, थोड़ा देखिएगा, जब एक संख्या को कितना बढ़ा रहे हो, 120 आप बढ़ा रहे हो, तो स्वयं के कितना, देखिए, ठीक है, देखिएगा जब एक संख्या को 120 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की कितना 130% बन जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब कोई नंबर है, जब आप 120 उसमें आप बढ़ा दिए तो स्वयं मतलब ये अपने आप में कितना होगा, 100% होगा, 100% होगा। स्वयं मतलब कितना होगा, 100%, तो 100% कितना हो जा रही है, 130 हो जा रही है, तो वृद्धि कितने को, 30% की। जब 30% की वृद्धि हो तो संख्या में वृद्धि कितना हुई, 120 की।
बात समझिएगा। देखिए स्वयं कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, कुछ भी हो, अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। बात समझिएगा। जब एक संख्या को 120 बढ़ाया जाता है तो स्वयं मतलब 100% से कितना हो गया, 130 हो गया। तो वृद्धि कितने को हुई, 120 के। तो इसमें वृद्धि कितने को हुई, 30% के। तो आप यही कह सकते हो 30% या 30 यूनिट। 30% बराबर कितने के, 120 के। तो 1% बराबर कितने के, 4 के। पूरा संख्या कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। 100% बराबर कितने के, 400 के। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, संख्या हो गया। सहमत हो इस बात से? सही है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा। 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपाती क्या होगा। 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपाती क्या होगा। ए हो गया दोस्तों 12, ए हो गया दोस्तों 16, ए हो गया दोस्तों 18। अब चौथा समानुपाती पूछा गया, चौथे जगह का लिख देंगे दोस्तों यक्स लिख। अब समझिएगा, थोड़ा प्यार समझिएगा। 12, 16, 18 का चौथा समानुपाती क्या होगा। अगर हमसे तीसरा समानुपाती पूछेगा, हम तीसरे जगह यक्स रखेंगे। अगर हमसे दूसरा समानुपाती पूछेगा तो हम दूसरे जगह यक्स रखेंगे। अगर हमसे प्रथमा समानुपाती पूछेगा तो हम प्रथम जगह यक्स रखेंगे। लेकिन करना क्या है आपको, बात समझिएगा है, देखिएगा। ई प्रथम 2 हो गया और इसको कर देना है ऐसे। अब इसको हम भिन्न में लिख देंगे, कितना देखिएगा, 12/16 ये बराबर होगा 18/x के। ठीक है, अब कटा दीजिए, देखिए 4 से कटाइए, देखिएगा 4 तिहाई 12, 4 चौका 16। सहमत हो। देखिएगा 3 एकन्नम 3 और 3 छक 18। यक्स बराबर से तिक्का गुणा हो गया दोस्तों। यक्स बराबर कितना आ गया आपका 24। यक्स बराबर 24 आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यक्स बराबर कितना दोस्तों, 24। ठीक है, यक्स बराबर 24। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। इसमें क्या दिक्कत है, यक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों, 24 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए आप लोग। देखिएगा क्वेश्चन है, यदि 10x + 5 अनुपाते 42x + 8 5 संबंधी 8 का घन अनुपाती है तो x³ ज्ञात करें। ठीक है, x³ का करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। लगाइए थोड़ा। देखिएगा, देखिएगा अगर हम कह दें 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1 संबंधी 2, क्योंकि भिन्न ही का होता है दोस्तों, अनुपात होता है। ठीक है, जो भिन्न होता है वही का होता है, रेशियो होता है। भिन्न ही का होता है दोस्तों, अनुपात होता है। अब बात समझिएगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखिएगा यहाँ का है दोस्तों, देखिए का दिया गया, रेशियो दिया गया है। इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, भिन्न में, क्योंकि भिन्न ही का होता है दोस्तों, अनुपात होता है। ठीक है, भिन्न ही का होता है, अनुपात होता है। देखिएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं कितना, देखिए 10x और प्लस कितना 5 बटा कितना 42x और प्लस कितना 8 बराबर कितने के। देखिए 5 संबंधी 8 का घना अनुपाती है। घना अनुपाती मतलब 5 संबंधी 8, घना मतलब ये क्या हो जाए, घन। 5 का घन क्या हो गया 125 और 8 का घन कितना हो गया 512। ठीक है, सही है। अरे 5 का क्यूब कितना होता है 125, 25, 8 का क्यूब कितना होता है 512। अब ऐसे तिक्का तिक्का गुणा करा देना, ऐसे तिक्का, ये तो कैंसिल नहीं कैंसिल होता, छोटा करा देते हैं, ऐसे तिक्का तिक्का गुणा। अब इसका गुणा इधर कराओगे, कितना हो गया, सॉरी देखिए 10x गुणे 512 तो कितना हो जाएगा 51 20x। ठीक है बालक, और प्लस अब इसका गुणा इसमें करा दोगे, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा मतलब हो जाएगा, पता है, देखिए इसका आधा हो जाएगा कितना 256 0। ठीक है बालक, समझ में आया नहीं यार। देखिएगा अब इसका देखिए 10 गुणे 512 करा दिए, तो 10 गुणे 512 करा दो, कितना 512 और प्लस 0 आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब ये कितना, इसका आधा है, इसका आधा देखिए, इसका आधा कितना, देखिए 5120 है। ये कितना, ये देखिए कितना है 5 है, ये 10 है, इतना आया 5120 आया, ये 5 है कितना 2560 आ जाएगा, और गुणा 512 से ही होगा। अब 512 गुणे 5 कर दोगे 2560 आ जाएगा। चाहे ऐसे समझ लीजिए, ना थोड़ा अगर भगवान देन से होगा
तो आप ऐसे भी समझ लीजिए, इसका जो है देखिए, इसका गुणा जब इसमें कराएं 51 20 आ गया, ये 10 है तो ये 5 है, जाहिर सी बात इसका ये आधा आएगा। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें कराओगे 125 गुणे 42 कर दोगे तो 5250 यक्स आ जाएगा, और प्लस 25 अट्ठे कितना होता, 125 अट्ठे होता 1000। अब यक्स एक साइड पक्षांतर कर दीजिए और जो अंक है एक साइड कर दीजिए। देखिएगा 51 20 कितना है, 51 5120 है, ये कितना है 5250 है। ठीक है बालक, अब इसको जब इधर पक्षांतर करोगे तो ये आएगा कितना, बात समझिएगा, यहाँ कितना है 80 और ये कितना 50, 80 50 200 कितना हो जाए 130, कितना दोस्तों 130 यक्स, 130 यक्स बराबर। ठीक है, 130 यक्स आएगा ना, इस बात से सहमत हो कि नहीं। देखिएगा इसको इधर लाओगे तो 0 0 कट गया, कितना 3 और उसके बाद 1 और हाँ सही है 130 यक्स। ठीक है 130 यक्स। अब बालक जब इसको इधर से इधर लाओगे तो इसको इधर से इधर लेके जाओगे, अब कितना 2560 में से अगर बालक 1000 घट जाएगा तो बचा कितना आपका 1560। ठीक है, अब कटा दीजिए, 0 0 से कैंसिल हो गया बालक। हाँ, अब 13 का नम 13, 13 दूना 26, मतलब कह सकते हो यक्स बराबर कितना आ गया 12 आ गया, यक्स बराबर 12। आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों यक्स क्यूब का पूछा गया, यक्स क्यूब, तो यक्स क्यूब बराबर कितने के, यक्स क्यूब बराबर कितने के 12 का क्यूब, 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 17 28, 12 का क्यूब कितना हो दोस्तों 17 28 होता है। ठीक है 1728 12 का क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी का है दोस्तों करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का है दोस्तों करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, जो समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, आपको समझाया जाएगा। ठीक है, घबराइएगा मत। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यदि x वस्तुओं का मूल्य y हो तब z वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। बताइए बालक, जब x वस्तुओं का मूल्य y हो, जब x वस्तुओं का मूल्य y हो तो z वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। तो अगर हम x वस्तुओं का मूल्य y हो तो z वस्तुओं का मूल्य पूछ रहा है, तो अगर हम पूछ लें एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा बालक, एक वस्तु का मूल्य हो जाएगा, देखिएगा एक वस्तु का मूल्य हो जाएगा y बटा कितना x। अगर x वस्तुओं का मूल्य y है तो एक वस्तु का मूल्य हो जाएगा y बटा x। तो z वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, z वस्तु का मूल्य हो जाएगा कितना y इंटू जेड बटा यक्स। आप कह सकते हो वाई जेड बटा यक्स, वाई जेड बटा यक्स या जेड वाई बटा यक्स का है ऑप्शन में, वाई जेड बटा यक्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसे ही सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में बनेंगे टेक्निकल टाइप, और आप यक्स वाई देखोगे तो वैसे पसीना छूटने लगे। यक्स वाई कहाँ से, घबराने की कोई बात नहीं है। आप सुपर वाई फिक्स क्लासेस जुड़ जाइए, सारा सिलेबस पूरा आपको मैथ रीजनिंग हिंदी उसके बाद स्टैटिक जीके फॉर करंट अफेयर के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। घबराने वाली बात कोई नहीं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, 14,600 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना दोस्तों 19 जनवरी से 18 मई तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 19 जनवरी उसी वर्ष 18 मई तक, ऐसे लिख लीजिएगा 19 जनवरी उसी वर्ष। ठीक है बालक, 18 जनवरी उसी वर्ष से 18 जनवरी उसी वर्ष से 18 मई तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए ना। अब समझ में आ गया होगा। देखिएगा 14,600 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना 19 जनवरी से 18 मई तक का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब बात समझिएगा, अगर हम समय की बात करें जो समय निकलेगा, समय होगा कितना दोस्तों, कितना जनवरी में आपका कितना 19 दिन बीत चुका है। जनवरी में कितना बीत चुका है दोस्तों, 19 दिन बीत चुका है। तो 19 दिन जब बीत चुका है तो बचा कितना है आपका 11 दिन प्लस
फरवरी 28 का महीना होता है, तो फरवरी कितने का महीना दोस्तों, 28 का महीना होता है, इसमें कितना 28 दिन, ठीक है 28 दिन। अब फरवरी के बाद का मार्च, मार्च कितना दोस्तों 31, अप्रैल कितना दोस्तों 30 और मई कितना दोस्तों 18। अब बात समझिए, अब टोटल जोड़ दोगे टोटल 119 दिन आएगा, कितना दोस्तों 119 दिन आएगा, कितना 119 दिन। अब बात समझिएगा, थोड़ा रख समझ लीजिए तब क्वेश्चन लगवाया जाए, समझिए। देखिए 14,600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 19 मई से उसी वर्ष 19 जनवरी से उसी वर्ष 18 मई तक का साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ कहीं लिखा नहीं गया लीप वर्ष की साधारण वर्ष है, ठीक है। जब लीप वर्ष साधारण वर्ष नहीं लिखा जाएगा, अगर लीप वर्ष साधारण वर्ष नहीं लिखा जाएगा तो हम क्या मान के चलेंगे दोस्तों, साधारण वर्ष मान के चलेंगे। क्या मान चलेंगे, साधारण वर्ष मान के चलेंगे। और लेकिन एक चीज ये जानिए, अगर ये लीप वर्ष भी होता, अगर ये लीप वर्ष भी होता तो बटा जो हम 365 करेंगे तो 366 नहीं करेंगे, हम बटा 365 ही करेंगे। इसका बता रहे हैं दोस्तों, का बटा करेंगे 365। हमसे पूछा गया एसआई ना, एसआई बराबर होता पीआरटी बटा 100। पी का वैल्यू कितना है 14,600, आर का वैल्यू कितना है 5%, और देखिए इसका समय कितना आ गया 119 दिन, और बटा कितना 365, और कुलिक बटा कितना 100। अब कहानी सुनिए, अगर यही लीप वर्ष होता, अगर यही लीप वर्ष होता तो क्या यहाँ हम 365 कर देते, कतई नहीं। एक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बता रहे हैं, समझ लीजिए, कोई बताएगा नहीं। अगर यही लीप वर्ष होता तो यहाँ हम 366 नहीं करते, 365 ही करते हैं, क्योंकि बैंक में लीप वर्ष साधारण वर्ष नहीं, लीप वर्ष नहीं, वो कुछ नहीं मानता, वो सिर्फ मानता है एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है। जिस दिन आपका 365 दिन हो जाएगा वही दिन एक वर्ष मान लेगा बैंक। और बैंक में ये नहीं चलता कि लीप वर्ष है साधारण वर्ष, कुछ नहीं, वो सिर्फ ये मानता है एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब यही अगर लीप वर्ष होता तो यहाँ आप बटन 366 नहीं करते, गलत हो जाता और सरासर गलत हो जाता, ठीक है बालक। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यही करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा 365 ही दिन लिखना पड़ेगा, एक चीज ही। और दूसरा चीज ये है, बैंक में जिस दिन आप पैसा जमा करोगे उस दिन का ब्याज वो नहीं देता, लेकिन जिस दिन निकालोगे उस दिन ब्याज देगा। क्यों, अब बात समझिएगा। यहां देखिएगा 19 जनवरी का आप जमा किए तो 19 जनवरी का आपको ब्याज नहीं देगा। अगर 19 जनवरी से आप जोड़ोगे और 31 जनवरी तक तो 12 दिन निकल का आएगा, कितना 12 दिन निकल का आएगा। तो 19 जनवरी ब्याज नहीं देगा तो आपको देगा ब्याज का 20 जनवरी से 31 जनवरी जोड़ोगे तो 11 दिन निकल का आएगा। लेकिन जिस दिन आप निकाल रहे हो, देखिए 18 मई को निकाल रहे हो, 18 मई को आपको ब्याज देगा। समझ में आया, ठीक है ये कॉन्सेप्ट। अब बात समझिए, 2 0 2 0 निपट गया। हाँ, अब इसको घटाइए, 5 का नाम 5, ये देखिए 5 का नाम 5, अब इसको घटाइए, 5 सते 35, 5 तिहाई 15, 73 का नाम 73, 73 दूना 146, ठीक है। अब इसको गुणा करा दिए, 19 दूना 238, 19 दूना मैं 119 दूना 238, 119 दूना 238 रुपये होगा ब्याज। ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों 238 रुपये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, ठीक है 238 रुपये। बोलो डाउट है तो बताइए, फिर समझाया जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 10% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1000 रुपये है, तो इन 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन कितना होगा। बताइए बालक, मिश्रधन कितना, मिश्रधन पूछा गया है आपको। हाँ, तो देखिए 10% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये है, किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण 1000 रुपये है, तो दोनों वर्षों के पश्चात मिश्रधन क्या होगा। तो देखिए 2 तरीका है लगाने का। पहला आपको क्या निकाल लेना है दोस्तों, मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है P बराबर होगा SI गुणे कितना 100 बटा कितना R इंटू T। अब हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, मूलधन पहले निकाल लें। मूलधन हम निकाल लेंगे दोस्तों, मूलधन निकालेंगे P बराबर SI कितना है 1000 इंटू कितना 100 बटा कितना R का वैल्यू कितना है दोस्तों 10% इंटू T का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 वर्ष। कटा दीजिए,
जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 2 का नम 2, 2 पचे 10, तो P बराबर दोस्तों कितना आ गया आपका 5000। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता तो मूलधन कितना है, तो आपका मूलधन कितना होगा दोस्तों 5000। लेकिन मिश्रधन A बराबर होता है P प्लस SI, A बराबर क्या होता है दोस्तों P प्लस SI होता है, A बराबर P प्लस SI होता है। तो A बराबर हमें निकालना है, तो P कितना है दोस्तों 5000, SI कितना है 1000, 5000 और 1000 जोड़ दोगे दोस्तों कितना हो जाएगा 6000। 6000 रुपये, यही क्या हो गया दोस्तों आपका मिश्रधन हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक तरीका है, आप मैथड तो 2 4 5 मैथड बता दें, ठीक है। ये बेसिक वाला मैथड है सूत्र पे। अब देख लीजिए ये वाला, एक वर्ष, देखिए एसआई बराबर कितने के, एक वर्ष का ब्याज अगर 10% है, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 गुणे 20, 10 गुणे कितना, 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा 20%। अगर एक वर्ष का ब्याज 10% है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 10 दूना 20%, ठीक है। अब P बराबर कितने के दोस्तों, P बराबर हमेशा कितना रहता है 100%। A बराबर कितना हो जाएगा, ब्याज कितना है 20% और मूलधन कितना है 100%, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा दोस्तों 120%, ठीक है। अब यही 120 यूनिट बराबर कितने के, मिश्रधन पूछा गया है ना, हाँ नहीं 120 नहीं, मिश्रधन पूछा गया है ना। तो 20 यूनिट बराबर कितने के, 1000 के, क्योंकि यही 20% ब्याज है और यहाँ ब्याज कितना 1000, ठीक है। 20% या 20 यूनिट बराबर 1000 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 500 के। तो मिश्रधन कितना है दोस्तों 120, 120 बराबर कितने के 120 गुणे कितना दोस्तों 500, तो 12 पंजे 60, कितना 6000, यही कटाई देखो कितना है, 500 नहीं आएगा दोस्तों 50 आएगा, यहाँ कितना आएगा 50 आएगा, ये 50 आएगा, ये भी कितना है 50 है, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों 6000, समझ में। देखिएगा एसआई बराबर कितने के 10 × 2, अगर एक वर्ष का ब्याज 10% है, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा 20%, मूलधन हमेशा कितना होता है 100%, मिश्रधन कितना हो जाएगा दोस्तों, ब्याज कितना है कितना 20% और मूलधन कितना 100%, मिश्रधन कितना हो जाएगा 120%। तो ब्याज रियल कितना है 1000 है, कितना 1000, तो 20% बराबर 1000 के, तो 1% बराबर 1 यूनिट बराबर कितने 50 के, तो 120 बराबर कितने 120 गुणे 50 कितना 6000 के, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, देखते हैं कौन कौन कर पाते हैं कौन कौन नहीं कर पाते हैं, ठीक है बालक। होमवर्क है, लगाइएगा होमवर्क, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए आप लोग, देखिए कितना आता है आंसर, लगाइए। लगाइए क्वेश्चन नंबर 10, एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से में 4500 रुपये में सब्जी खरीदता है, यदि ओवरलोड खर्च क्रय मूल्य पर 4% है और 5% का लाभ 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर सब्जियां बेचनी पड़ेगी। 15% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर सब्जियां बेचनी पड़ेगी। लगाइए बालक, लगाइए आप लोग। एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार में 4500 रुपये की सब्जी, कोई दिक्कत नहीं, 4500 रुपये की सब्जी लेता है और ओवरलोड खर्च कितना है बोलो 4% और एक्स्ट्रा लग गया, तो मतलब 104/100, 15% कितना लाभ चाह रहे हैं 15%, ये कितना 115/100, बस यही सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। कितना बोलो, कितना आएगा आंसर। देखिए 4500 रुपये मूलधन है, ओवरलोड का 4% और लग गया, तो मतलब जो था 4% इस पर और लग गया, तो 104/100, फिर 15% का आप लाभ चाहिए तो 115/100। अब इसको सॉल्व कर दोगे दोस्तों तो आ जाएगा कितना 5382, ठीक है 5382, यही आपका आंसर हो जाएगा। कटा दोगे 5382 आ जाएगा। ना समझ में आए, कटा दें, देखिए कैसे आएगा। देखिए आप लोग डिजिट सब नहीं पढ़े हो ना, एक दिन पढ़ा, एक क्लास लगा देंगे। देखिए जो 2 जीरो कट गया, सही है। अब कटाइए इसको, 23 ये कितना 20, इसको कटाइए 9 ये कितना 4, ठीक है 4,
अब ये कट जाएगा, 4 का नाम 4, इसको 4 दूना 8, 4 छंग 24। ठीक है बालक, अब आपको गुणा का कराना, 9 गुणे 26 गुणे 23 का पूरा गुणा कराओगे, ऐसे गुणा कराइए। देखिए इसका 3 गुणे 6 छत्तीस 18, 9 8 72। यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए दोस्तों? 2 आना चाहिए। 2 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट है। ठीक है, कितना गुणा करा दोगे? 53 82। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, 53 82। देखिएगा कैसे इसको सब कटा दिए। देखिएगा 3 गुणे 6 छत्तीस 18, 18 कितना 8, 8 9 72 मतलब 2। यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए दोस्तों? 2 आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 53 82। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौनों पर 15% की छूट देता है, वह उन ग्राहकों को और 4% की छूट देता है, तो नगद ठीक है, तो नगद भुगतान ठीक है। देखिए तो नगद भुगतान करते हैं किसी 222 रुपए के खिलौने के लिए एक ग्राहक को कितना नगद राशि देनी होगी? ठीक है बालक, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं यार। कितना 222 रुपए उसका रेट है। अगर आप कितना 15% खिलौने डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना 85/100। ठीक है, फिर कितने डिस्काउंट दे रहे हैं दोस्तों? 4% डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना 96 96/100। ठीक है, अब कटा दोगे दोस्तों, हाँ इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आएगा? लगाइए सॉल्व कर बताइए। ठीक है, सॉल्व कर बताइए या तो इसको कटाना है। देखिए 17 पचे 85, 20 पंजे 100 और 4 कटा दीजिए। 4 पचे 20, 4 पचे 20, 24 चौका 96 और तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो 5 से तो कटेगा नहीं, 5 से। अब इसको सॉल्व कर दोगे दोस्तों, इसको आप लोग कटा लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसका कटाओगे ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन है थोड़ा, तो अगर इसको भी कटा दोगे, देखिए थोड़ा गुणा भाग ज़्यादा है, तो आप लोग कटा दोगे 163.2 आंसर आएगा। ठीक है, आपको डिस्काउंट मिलेगा तो 163.2 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना 12। देखिएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली ट्रेन 12 सेकंड में एक घर को पार करने में ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखिएगा ट्रेन की जो लंबाई होगी दोस्तों किस में होगी? मीटर में होगी। एक कहा दोस्तों मीटर रहेगा। ट्रेन की जो लंबाई होगी किलोमीटर में तो होगी नहीं और सेंटीमीटर में होगी नहीं, जो होगा दोस्तों किस में होगा? मीटर में होगा। ट्रेन की लंबाई किस में होगी दोस्तों? मीटर में होगी। अब बात समझिएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली ट्रेन 12 सेकंड में एक घर को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखिए ट्रेन की लंबाई वही होगी उसके चली गई दूरी के बराबर। सही है, ट्रेन की लंबाई किसी खंभे, किसी घर या किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है ना। तो हमें तो दूरी हम निकाल लेंगे, वही ट्रेन की लंबाई निकल कर आ जाएगी। तो देखिएगा ट्रेन की लंबाई क्या होगी दोस्तों? देखिएगा दूरी बराबर यही क्या होगी दोस्तों? ट्रेन की क्या होगी? लंबाई होगी। जो दूरी होगा दोस्तों वही ट्रेन की क्या होगा? लंबाई। और कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। अब किलोमीटर प्रति घंटा जिसको मीटर पर सेकंड चेंज कर लीजिए, 45 गुणे 5/18 और इंटू कितना दोस्तों? 12। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे? 5/18 से। 3 किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे दोस्तों? 18/5 से। अब कटा दीजिए, कितना 9 से 9 दूना 18, 9 पचे 45। अब इसको कटा 2 करनम 2 और 2 छक 12। 25 छक्का कितना होता है? 150। 25 छक्का 150 मीटर। 25 छक्का 150 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना होगी दोस्तों? 150 मीटर होगी। ठीक है बालक, ट्रेन की लंबाई कितना होगी दोस्तों? 150 मीटर होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और लगाइए
प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का औसत बताइए। बहुत प्यारा सवाल है, इसको नहीं लगा पाएंगे, अच्छे नहीं लगा पाएंगे, जो अपने बनते होंगे वो भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि प्रथम पांच यौगिक संख्याओं का औसत बताइए। पहले आपको यौगिक संख्या पता होगा तब आप औसत निकाल पाएंगे। अगर हम आपसे पूछे अगर हम ये पूछे प्रथम अभाज्य संख्या का होगा तो 2 होगा, प्रथम विषम अभाज्य संख्या का होगा 3 होगा, प्रथम सम अभाज्य संख्या होगा कितना होगा 2। अभाज्य संख्या का परिभाषा का होता है वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और कितने संख्या से कटनी चाहिए अभाज्य संख्या? 2 संख्या, स्वयं और एक से कटनी चाहिए। और इसीलिए एक जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं? क्योंकि एक सिर्फ एक से कटता है। ठीक है बालक, और सुनिए और देखिए, और अगर यौगिक संख्या पा जाइए। प्रथम यौगिक संख्या क्या है दोस्तों? 4 है। यौगिक संख्या का परिभाषा ये होता है, आप लोग नोट कर लीजिए यौगिक संख्या का परिभाषा, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, ठीक है, यौगिक संख्या उसे कहते हैं वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उसी को दोस्तों कहते हैं यौगिक संख्या कहते हैं। तो प्रथम यौगिक संख्या का है 4 है, फिर उसके बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 10 है। ये सब यौगिक संख्या है। तो प्रथम 5 यौगिक संख्या हो गया। प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो औसत बराबर का होता है, औसत बराबर होता है बालक योगफल बटा नंबर। तो योगफल देखिए 4 + 6 + 8 + 9 + 10 बटा कितना 5। अब जोड़ दो, 6 4 10 और 10 10 20, 8 9 कितना 17, जोड़ दोगे कितना दोस्तों 37, 37 बटा 5। अब भाग दो, 5 7 35, 5 चौका 20, 7.4। हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 7.4। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एक सवाल और देख लीजिए, ये भी एवरेज का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, लगाइए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 10, 10 का क्यूब का औसत क्या होगा? अब इसको कब लगा पाओगे? जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योगफल पता होगा, तब लगा पाओगे, अन्यथा आप नहीं लगा सकते इसको। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बराबर लिख दें, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल होगा दोस्तों n कोष्टक में n + 1 बटा 2 का होल क्यूब। ठीक है, एक का निकलेगा दोस्तों योगफल निकलेगा। अब औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता ही है, औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है। तो अगर बटा हम n करके ए वाला n काट देंगे तो जो औसत बराबर जो हमारा निकल का आएगा, औसत जो निकल का आएगा, औसत बराबर निकल का आएगा n कोष्टक में n + 1 का और बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर ये कैसे? औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता, बटा n करेंगे तो यहाँ 2n है, n स्क्वायर है 2n, एक n कटेगा तो एक n तब बाहर हो गया, तो n + n बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिएगा, तो औसत बराबर का हो जाएगा, देखिएगा औसत बराबर हो जाएगा दोस्तों, औसत बराबर n मतलब कितना 10 10, अब कोष्टक में n + 1 10 बट गुणे कितना n + 1 मतलब 10 1 11, देखिएगा इंटू कितना 10 1 11 बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बालक, सही है। अब इसका गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा 10 गुणे 11 11 में 121 बटा 2 दूना 4। ठीक है बालक, अब इसका गुणा करा दोगे कितना 1210 बटा 4। अब इसको भाग दो, देखिएगा कितना बार जाएगा, देखिएगा अब इसको कटा दोगे, 2 से कटाई दा, 2 से यहाँ आ गया 2, यहाँ कितना 6, यहीं कटा दीजिए ना। देखिए अब इसको 2 से कटा देंगे दोस्तों, यहाँ कितना आ जाएगा
देखिए हो गया। अब इसको 2 से कटा दीजिए, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 5 का नम 5, 5 दूना 10 और 5 का नम 5 एक 6 बटा कितना 2, 2 तिहाई 6 और उसके बाद 0, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, ठीक है 302.5। ऑप्शन नंबर का हो गया ए सही है। बात समझिएगा, योगफल बराबर होता है n कोष्टक में n+1/2 का पूरे का होल स्क्वायर, तो औसत बराबर का हो जाएगा, देखिएगा औसत बराबर हो जाएगा n बटा, जब इसको हम n करेंगे बटा n करेंगे, एक यहाँ देखिए 2 n है तो एक n कैंसिल हो जाए, n कोष्टक में n+1/2 का होल स्क्वायर, तो देखिएगा n मतलब 10, n/2 मतलब n+1 मतलब 10 की 11/2 का होल स्क्वायर, 10 गुणे 121/4 कटा दीजिए 2 से, यहाँ कितना आ गया 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 5 गुणे 121 605/2 भाग दे दिए 302.5 आएगा। यही दोस्तों आपका एवरेज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सवाल समाप्त हो गया दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।